आज मेरा एक्चुअल प्लान तो ये था कि मैंने वेस्ट वाली साइड पे जाना था। वहाँ पे एक वोल्केनिक माउंटेन है जहाँ पे मैंने हाइकिंग करनी थी, लेकिन सारी रात जलालत के बाद मैं पहुँच गया हूँ किगली, रवांडा। रवांडा के बारे में बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्टर हैं। मतलब सिर्फ अफ्रीका में नहीं बल्कि दुनिया में वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी जो इनका कैपिटल है किगली। तो ये कि अफ्रीका को थोड़ा डेंजरस समझा जाता है। बहुत लोगों ने मुझे कहा, तकरीबन हर बंदे ने कहा है कि यहाँ पे ना मोबाइल नहीं बाहर निकालना, मोबाइल जेब में ही रखना है जब आप सिटी के अंदर हो। लेकिन जो रवांडा है, दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री, ना सिर्फ अफ्रीका में बल्कि वर्ल्ड वाइड भी इनकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है। मुझे एक तो वहाँ पे रोक लिया था उन्होंने बॉर्डर पे, मेरे बैग में ड्रोन था, एक तो उन्होंने ड्रोन ले लिया, कह रहे थे कि जहाँ से एग्जिट करोगे वहाँ ड्रोन वापस मिल जाएगा। तो मैं कहा भाई क्या बात कर रहे हो कि मैं एक साइड से मुल्क के घुस रहा हूँ जहाँ मैं ड्रोन दे रहा हूँ और दूसरी साइड से मैंने वापस आगे निकलना है, तो वहाँ ड्रोन कैसे पहुँचेगा। लेकिन तसल्ली तो उसने बड़ी दी है कि मिल जाएगा ड्रोन, डोंट वरी। अच्छा 2 घंटे लगे हैं मुझे ना सारा कुछ अरेंज करने में। कैश भी निकलवा लिया है, सिम कार्ड भी ले लिया है, टैक्सी का भी इंतज़ाम हो गया है। तो किया ऐसे है कि ये भाई फिर रहा था, कह रहा था कुछ हेल्प चाहिए तो बताओ, तो उसको मैंने सारा कुछ बताया, जैसे सारा कुछ अरेंज करा दिया, उसको थोड़े से पैसे मैंने दे दिए। अगर आप इनकी हिस्ट्री की बात करें तो 1962 में मुल्क आज़ाद हुआ था। उससे पहले यहाँ पे बेल्जियम की हुकूमत थी। रवांडा का कोई ट्राइब था जिसके साथ बेल्जियम गवर्नमेंट ने मिलकर इस इलाके बहुत देर हुकूमत की है। लेकिन जब बेल्जियम की गवर्नमेंट यहाँ से गई है तो यहाँ पे काफ़ी कत्ल वगारत हुआ है। तो यहाँ के जो मुख्तलिफ ट्राइब थे उनके आपस में काफ़ी लड़ाई हुई है और बहुत से लोग यहाँ पे मारे गए। This is what so much of Rwanda has been turned into. Houses, villages deserted, every few yards a dead body, and everywhere the stench of death. बल्कि मेरे नॉलेज के मुताबिक अफ्रीका में जो सबसे ज़्यादा कत्ल वगारत हुई है वो रवांडा में हुई थी 1994 में, जो कि एक सिविल वार थी जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 1 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ये सिविल वार तकरीबन 100 दिन तक चली है और इन 100 दिनों में रवांडा के पूरे हालात बदल गए। लेकिन उस सिविल वार के बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट की अपने मुल्क को दोबारा स्टेबल करने के लिए, और अब रवांडा वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री बन चुका है और यहाँ की इकॉनमी भी काफ़ी ग्रो कर रही है। I want to go here. You know this place? Morris Guest House. मगर क्यों? Morris Guest House. मॉरिस ते ना सामने इधर बस स्टॉप है और इसके बिल्कुल सामने सारे बोडा की लाइन लगी हुई है। यहाँ पे मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा ट्रेंड है बोडा का। बाकी जितने मुल्कों से मैं होके आया हूँ, इवन यहाँ पे तो साइकिल वाले भी फिर रहे हैं, पीछे उनकी सीट लगी है कि साइकिल में ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा बाकी मुल्कों में ये नहीं था, लेकिन यहाँ पे ना पीछे भी जो बैठा होता है उसको हेलमेट पहनना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे जो बोडा वाले हैं ना उन्होंने एक्स्ट्रा हेलमेट साथ रखा होता है। जो भी सवारी बैठेगी तो उसको हेलमेट पहना देते हैं। रवांडा को लैंड ऑफ 1000 हिल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पहाड़ हैं, काफ़ी वैलीज हैं और इंतहाई खूबसूरत। और आप किगली सिटी में फिर रहे हैं तो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होता कि आप अफ्रीका में हैं या यूरोप में। साफ़ सुथरी सड़कें, खूबसूरत शॉपिंग मॉल्स और हर तरफ आपको सब्ज़ा नज़र आता है। यहाँ की गवर्नमेंट बहुत से नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, इनोवेशन पे काम कर रही है और ये कोशिश करेंगे 2050 तक इनका मुल्क बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और बिल्कुल एमिशन फ्री। जब तक जो सबसे डेवलप सिटी मुझे लगा था ना वो था कैपिटल ऑफ कीनिया, नैरोबी। यहाँ पे बिल्डिंग्स कम है इस इलाके में, लेकिन जितना साफ़ सुथरा ये इलाका ना, इतना साफ़ सुथरा इलाका मुझे अफ्रीका में कहीं नहीं मिला। तो मेरे ख्याल से शायद एटलीस्ट ईस्ट अफ्रीका की सबसे खूबसूरत सिटी है ना वो यही है। फॉर सम रीज़न मैं रवांडा ज़्यादा देर तो नहीं रुका, बट आई एम प्लानिंग टू गो अगेन। सफ़र ख़त्म हुआ अफ्रीका का एटलीस्ट, अभी जो ईस्ट अफ्रीका का सफ़र चल रहा था, अब यहाँ से होती है अपनी वापसी घर की। वैसे अभी ना मेरे पास तकरीबन 10 दिन और थे ट्रैवल करने के लिए। अभी मैंने अच्छी तरह रवांडा देखना था, फिर मैंने आगे बुरुंडी जाना था, उसके बाद मेरा प्लान दोबारा तंजानिया जाने का था, जहाँ पे वो जो किलिमंजारो पहाड़ है उसकी बेस तक जाने का भी प्लान था।
तो ये सारे प्लान बीच में रह गए क्योंकि जो मेरा स्ट्रेस लेवल था ना दैट वाज वेरी हाई। अफ्रीका में ट्रैवल करना आसान नहीं है। मेरे ख्याल से एक वजह तो ये थी क्योंकि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था। मैं ज़्यादा यूज्ड नहीं हूँ सोलो ट्रैवल का। ऐसा ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रा सोलो ट्रैवल भी किया जाए क्योंकि जो आपके दोस्त हैं हर टाइम वो शायद मैनेज नहीं कर सकते आपके साथ ट्रैवल करना। तो एक तो ये मेन वजह थी। जो मेरे ख्याल दूसरी एक्चुअल रीज़न थी वो ये थी कि जब मैं उस ट्राइब में गया हूँ ना, मेरी आपने शायद पीछे वीडियो देखी होगी, युगांडा में एक ट्राइब था, वो मैंने विज़िट किया था। तो वहाँ पे लोगों का रहन सहन, उनका उस सारा माहौल देख के ना, तो उस वक्त से मेरा ना तरह दिल थोड़ा बोझल पड़ रहा था। वहाँ से मेरी एक्चुअल थोड़ी तबीयत डाउन होना शुरू हुई थी कि लोग वहाँ पे किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, वो कई कई महीने सिर्फ बियर पी के, क्योंकि बियर में थोड़ी एनर्जी होती है, तो उस पर गुजारा कर रहे थे। तो उसके बाद एक्चुअली ना मेरा वो सफरिंग मेरी काइंड ऑफ मेंटली वो शुरू होगी। तो उसके बाद फिर मैं घूमता रहा हूँ, कंपाला गया हूँ 1 दिन 2 दिन, सिपी फॉल, 3-4 दिन में मेरी तबीयत काफ़ी आहिस्ता डाउन होती गई और वो अंदर ही अंदर जो स्ट्रेस लेवल था ना वो बढ़ता गया। और मैं ये दूसरी वजह थी, मेरा जो स्ट्रेस लेवल है इस पॉइंट पे पहुंच गया था कि मुझे फिर अफ्रीका वहाँ से छोड़ के वापस आना पड़ा। और उम्मीद है कि आपने मेरी ये ईस्ट अफ्रीका की जो ट्रैवल सीरीज़ है ये एंजॉय की होगी। अब जो वेस्ट अफ्रीका की ट्रैवल सीरीज शुरू हो रही है वो भी एंजॉय करेंगे। ये काइंड ऑफ सेम कॉन्सेप्ट है, सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ मुल्कों में जाना है, कुछ बॉर्डर क्रॉस करने हैं, इस तरह वहाँ भी चलता रहेगा। लेकिन उम्मीद इसलिए कि ये बेहतर रहेगा क्योंकि मैं मेंटली थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर हूँ हर चीज़ के लिए। आई होप इट विल बी बेटर। सो स्टे ट्यून एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।